हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां है प्यार, रहस्य और एक सीक्रेट प्रोटेक्टर जो किसी की जिंदगी बदलने आया है। धीमे धीमे मध्यम संगीत की धुन बज रही थी। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। बड़ी बड़ी बिजनेस हस्तियां महफिल में मौजूद थीं। महंगी शराब के गिलास टकरा रहे थे और हर तरफ बिजनेस की बातें हो रही थीं। इसी भीड़ के बीच एक कोने में एक लड़की अकेली बैठी थी। उसके हाथ में व्हिस्की का गिलास था जिसे वह धीरे धीरे अपने गले से उतार रही थी। उसकी नजरें किसी को खोज रही थीं, लेकिन उसका चेहरा एक रहस्यमयी शांति से भरा हुआ था। तभी फुटस्टेप्स की आवाज। धीमे धीमे कदमों से एक आदमी उसकी ओर बढ़ता है। आदमी मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, हे ब्यूटीफुल। लड़की ने ऊपर से नीचे तक उस आदमी को देखा और फिर अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। आदमी हंसते हुए कहता है, वैसे लगता है तुम बिजनेस की दुनिया में नहीं हो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी ड्रिंक में मशगूल रही। उस आदमी को उसकी चुप्पी में भी एक अलग सा आकर्षण महसूस हुआ। उसने फिर कोशिश की। वो आदमी कहता है, आई नो लड़कियों के लिए बिजनेस थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। उसने आत्मविश्वास से कहा और अपने गिलास को हल्के से घुमाया। अब लड़की ने पहली बार पूरी तरह से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली। लड़की हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो आप मुझे बिजनेस सिखाएंगे? वो आदमी अकड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या, इतनी खूबसूरत लड़की को सिखाना तो मेरा फर्ज बनता है। लड़की ने गहरी सांस ली, अपने गिलास को टेबल पर रखा और उस आदमी की ओर झुकते हुए कहा, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए कब से आ जाऊं? वो आदमी ने जेब से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उसे आगे बढ़ाते हुए बोला, कल से आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लड़की ने कार्ड लिया और पढ़ा। उस पर लिखा था, स्टेलर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सीईओ राघव मेहरा। लड़की हैरानी जताते हुए कहती है, ओह, तो आप स्टेलर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं? राघव अकड़ते हुए कहता है, जी हाँ। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ अपना कार्ड निकाला और उसे राघव की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही राघव ने कार्ड देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर साफ साफ आश्चर्य झलक रहा था। कार्ड पर लिखा था, लक्स ग्लो मल्होत्रा एंटरप्राइजेस सीईओ सियारा मल्होत्रा। राघव अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, तभी माइक पर अनाउंसमेंट होती है, इस साल का बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है सियारा मल्होत्रा को। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सियारा अपनी जगह से उठी, अपने शॉल को ठीक किया और आत्मविश्वास से स्टेज की ओर बढ़ने लगी। सभी की नजरें अब उसी पर थीं। राघव अवाक खड़ा देखता रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिससे वह मजाक कर रहा था वह इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होगी। सियारा स्टेज पर पहुंची, माइक हाथ में लिया और एक बेहतरीन स्पीच दी जो बिजनेस वर्ल्ड में एक नई प्रेरणा बन गई। उस रात सियारा ने न सिर्फ अवार्ड जीता, बल्कि अपनी सादगी और बुद्धिमानी से कई लोगों का दिल भी जीत लिया। सियारा अवार्ड हाथ में लिए अपनी एक्सक्लूसिव कार की ओर बढ़ी, जहां उसकी सेक्रेटरी पहले से ही बैठी हुई थी। कार का दरवाजा खुलते ही हल्की बीप की आवाज हुई। सियारा अंदर बैठी और दरवाजा बंद हुआ। सियारा आत्मविश्वास से कहती है, मेरा शेड्यूल बताओ। सेक्रेटरी ने अपने टैबलेट को चेक किया और तुरंत उत्तर दिया, मैम, आपकी अगली मीटिंग मिस्टर कपूर के साथ है, आधे घंटे में। सियारा संक्षेप में कहती है, हम ठीक है, चलो। कार की इंजन स्टार्ट होने की आवाज के साथ गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद सियारा एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने पहुंची। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर खड़े हो गए और उसे ग्रीट करने लगे,
लेकिन सियारा बिना किसी को देखे सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलने से साथ वो अंदर दाखिल हुई और कुछ सेकंड्स में वह बोर्ड रूम में दाखिल हो गई। बोर्ड रूम में एक गंभीर माहौल था। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और कंपनी के उच्च अधिकारी लंबी लकड़ी की टेबल के चारों ओर बैठे थे। सामने प्रोजेक्टर पर ग्राफ और चार्ट डिस्प्ले हो रहे थे। सियारा अपने कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठी थी। उसकी आंखों में वही तेज चमक थी जो हर किसी को उसकी शख्सियत का एहसास करा देती थी। मीटिंग शुरू होती है। हल्की खुसफुसाहट के बाद बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर कपूर बोलते हैं, तो मिस मल्होत्रा, आपने इस डील को लेकर काफी बदलाव किए हैं। क्या आप हमें विस्तार से समझा सकती हैं कि यह कंपनी के लिए कितना फायदेमंद होगा? सभी की नजरें अब सियारा पर टिक चुकी थीं। सियारा ने अपनी फाइल खोली और ठोस स्वर में जवाब दिया। सियारा आत्मविश्वास से कहते हैं, मिस्टर कपूर, मैंने यह बदलाव इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में 18% तक गिर चुका है और इसका मुख्य कारण है पुरानी रणनीतियों पर काम करना। अगर हम इस डील को अपनी शर्तों पर फाइनल करते हैं तो हम अगले 6 महीनों में अपने रेवेन्यू को 30% तक बढ़ा सकते हैं। उसने सामने रखी रिपोर्ट स्क्रीन पर फ्लैश की। कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ फाइल्स पलटने लगे। बोर्ड मेंबर शक भरे लहजे में कहते हैं, लेकिन मिस मल्होत्रा, इस नए मॉडल में रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। क्या आप इस पर कोई गारंटी दे सकती हैं? सियारा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बिजनेस में कोई भी बड़ा कदम बिना रिस्क के नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आपके पास सटीक प्लानिंग और स्मार्ट एग्जीक्यूशन हो तो रिस्क सेफ्टी में बदल सकता है। उसने अपने लैपटॉप से एक प्रेजेंटेशन ओपन किया और सबको समझाने लगी। जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसकी आवाज का असर बोर्डरूम में महसूस किया जा सकता था। हर कोई उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था। मिस्टर कपूर ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, ठीक है मिस मल्होत्रा, मैं मानता हूं कि आपकी रणनीति में दम है। हम इस डील को साइन करने के लिए तैयार हैं। इतना सुनते ही सियारा ने एक हल्की मुस्कान दी। एक के बाद एक दस्तावेजों पर सिग्नेचर होने लगे। मीटिंग सफल रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सियारा ने एक संतोष भरी सांस ली और अपने केबिन की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने सियारा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सियारा हैरान और सख्त लहजे में कहती है, क्या? उसकी उंगलियां फोन को कसकर पकड़ चुकी थीं। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था जिसने सियारा को स्तब्ध रख दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए और कहानी का अगला अध्याय पढ़िए। सियारा ने फोन उठाया। सियारा चौंक कर कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, मैडम, बड़ी मेम साहब ने आपको जल्दी उनके घर बुलाया है। सियारा के चेहरे पर हलचल, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो तुरंत अपनी गाड़ी की ओर बढ़ाती है और ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर जल्दी चलो। इतना कह सियारा गाड़ी में बैठ गई। तभी ड्राइवर कार का इंजन ऑन करता है। कार में बैठे बैठे वो मन ही मन कहती है, माँ ने अचानक ऐसे क्यों बुलाया? वो ठीक तो हैं। सियारा कुछ देर बाद अपनी माँ के घर पहुंचती है। कमरे में कई लोग बैठे हैं। माहौल गंभीर है। लकड़ी की कुर्सियों की चरमराहट सुनाई दे रही है। जैसे ही सियारा ने कमरे में प्रवेश किया, वहां बैठे सभी लोगों की नजरें उसकी ओर उठ गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। धीमी फुसफुसाहट के साथ एक औरत की आवाज आती है, ये यहाँ क्या कर रही है? सियारा उस औरत की ओर देखती है जो एटीट्यूड में सियारा को देखती है और फिर दूसरी ओर चेहरा घुमा लेती है। उस औरत के इस हरकत से सियारा का चेहरा मुरझा जाता है। वो एक लंबी सांस लेते हुए सीधे अपनी माँ रिया मल्होत्रा के पास जाकर बैठ गई। सियारा फुसफुसाकर कहती है, माँ क्या बात है ऐसे अचानक? चिनी नश। तभी उसकी नजर सामने बैठे वकील पे जाती है। वो रिया मल्होत्रा की ओर देख अपनी बात पूरी करते हुए कहती हैं, और ये वकील यहाँ क्या कर रहा है? रिया सियारा को इशारा कर चुप रहने को कहती है। रिया गंभीर स्वर में कहती है, मैंने तुम सबको यहाँ एक अहम फैसले के लिए बुलाया है। सबकी नजर रिया मल्होत्रा की ओर टिक जाती है। मैं अपनी कंपनी एम्पायर ऑफ मल्होत्रा को सियारा के नाम कर रही हूँ।
ये सुन वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। सियारा शौक होकर रिया की ओर देखती है। हॉल में हलचल, कुर्सियां खिसकने की आवाज, गुस्से से भरी फुसफुसाहट। आवाजें आने लगीं। यह सुनकर रिया के दोनों बेटे भड़क उठे। रिया, मल्होत्रा की बड़ी बहू रूबी गुस्से से कहती हैं, आपका दिमाग तो ठीक है माँ, आप मल्होत्रा एम्पायर को इस लड़की के नाम करना चाहती हो। रिया ने नजरें नीचे कर एक लंबी सांस ली। रिया का छोटा बेटा देव गुस्से में कहता है, भाभी ठीक कह रही है, अगर ये पूरी कंपनी इस लड़की को मिलेगा तो हम क्या यहाँ घास चरने आए हैं? मतलब हमारी कोई औकात है नहीं आपकी नजर में? इतना कह देव ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा, जिसे सुन वहां मौजूद सभी लोग डर गए। हालांकि सियारा कुछ नहीं कह रही थी। रिया सख्त लहजे में कहती है, देव बिहेव योरसेल्फ। ये सुन देव गुस्से में फनफनाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। रिया अपनी बात पूरी करते हुए कहती हैं, ये मेरी संपत्ति है और ये फैसला भी मेरा है कि मुझे ये किसको देना है और किसको नहीं। रिया सियारा की ओर देख कहती है, मैं इसे अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। मैंने तुम सबके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और मेरे इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा फायदा मुझे सियारा के कंपनी लक्स ग्लो ने दिलवाया है। तो मेरे बिजनेस के सीईओ बनने के काबिल में अपनी सियारा को समझती हूँ। रिया का बड़ा बेटा अभय चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। हालांकि गुस्सा तो उसके चेहरे पे भी साफ दिख रहा था। रिया वकील की ओर देखे कहती है, आपने पेपर्स रेडी करवा दिए? वकील कहता है, जी मैम, बस कुछ दिन में सारा काम हो जाएगा। आप और सियारा मैम इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। इतना कह वकील के पेपर्स रिया की ओर बढ़ाया। रिया पेपर्स साइन करने वाली थी तभी रिया की छोटी बहू समीरा गुस्से में पेपर पे हाथ रख कहती, मैं मेरे हक का जायदाद इसके लड़की के नाम नहीं होने दूंगी। रिया एटीट्यूड में कहती है, अच्छा क्या करोगी तुम? ये सुन समीरा शौक रह गई। रिया कहती है, ये प्रॉपर्टी पहले मेरे पति का था और अब मेरा, तो किसको देना हुआ नहीं देना है ये मैं तय करूंगी। तुम सब अपने पैर पे खड़े हो और मुझे भी लगता कि तुम लोग में से किसी को भी मेरे कंपनी की जरूरत पड़ेगी। देव कहता है, तो हमें यहाँ तमाशा दिखाने बुलाए हो कि कैसे ये लड़की जो एक। इसे पहले देव कुछ आगे कहता, रिया जोरदार आवाज में कहती है, देव जुबान संभाल के बेटी हैं वो मेरी। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। कल तक कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद एम्पायर ऑफ मल्होत्रा की अगली सीईओ सिर्फ और सिर्फ सियारा होगी। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। रिया के बेटे गुस्से से आग बूला होकर वहां से उठकर चले जाते हैं। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज आती है। देव गुस्से में फनता हुए वहां से चला जाता है और उसके पीछे बाकी लोग भी गुस्से में चले गए। रिया वकील की ओर देख साइन किए हुए पेपर्स दे देती है और कहती है, वकील साहब जल्दी से पेपर्स के काम करवा दीजिए। इतना कह वकील वहां से चला गया। सियारा अपनी माँ की ओर मुड़ती है। सियारा चिंतित स्वर में कहते हैं, माँ इसकी कोई जरूरत नहीं थी। रिया मुस्कुराकर कहती है, जरूरत थी बेटा। मैं नहीं चाहती कि तेरे पापा की अमानत गलत हाथों में जाए। तुम ही आके क्या इसकी सच्ची हकदार है। और वैसे भी इन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा कि इनकी माँ कैसी है, जिंदा भी हूं या नहीं। इतना कह रिया गहरी सांस लेती है और अपनी बात पूरी करती हुई मुस्कुराकर कहती है, लेकिन सियारा, तुमने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि अपनी कंपनी मल्होत्रा लक्स ग्लो को भी अपनी मेहनत से बुलंदियों तक पहुंचाया। मेरे पास तुमसे बेहतर और कोई सीईओ नहीं हो सकता। सियारा भावुक होकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। रिया कहती है, चल बच्चे पेपर साइन कर। इतना सुन सियार ने अपने आंसू पूछे और पेपर साइन की। कुछ देर बाद रिया और सियारा साथ में डिनर कर रहे थे। तभी सियारा कहती है, माँ सोच रही हूँ आज आपके साथ यहाँ। रिया कहती है, क्यों बेटा? सियारा कहती है, कुछ नहीं माँ, बस आपके साथ रहने का मन कर रहा है। रिया कहती है, सच बोल, तुझे मेरी फिक्र हो रही है ना? सियारा कुछ नहीं बोलती। रिया कहती है, अरे बच्चे चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। तू जा अपने घर, तुझे काम भी तो होगा ऑफिस का। सियारा कहती है, अरे वो तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ ना। रिया अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहती है, मैंने कह दिया ना तू जा। सियारा ने चिंताजनक तरीके के कुछ सोचा, फिर हामी भरते हुए जाने के लिए राजी हो हैं। कमरे में हल्की रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा। सियारा बिस्तर पर लेटी थी, मगर उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। माँ ने पूरा एम्पायर ऑफ मल्होत्रा मुझे दे दिया, कहीं वो खुद मुसीबत में ना फंस जाए।
ये सोचते हुए उसकी आंखें लग गईं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। सियारा की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद से कहती है, इस वक्त कौन होगा? उसने घड़ी की ओर देखा जिसमें अभी रात के 3:30 हो रहे थे। सियारा चौंक कर उठती है और अपने घर का दरवाजा धीरे से खोलती है। फिर उसने जो देखा वो शौक रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा क्या देख लिया सियारा ने जिसने सियारा को इतना शौक में डाल दिया? सियारा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने उसकी सेक्रेटरी रीटा खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरा सफेद पड़ा हुआ। सियारा हैरान और घबराई हुई आवाज में कहती है, रीटा, ये क्या हाल बना रखा है? रो क्यों रही हो? रीटा कांपते हुए रुक रुक कर बोलने की कोशिश करती है। रीटा लड़खड़ाती आवाज में कहती है, वो मैम, रिया मैम। रिया का नाम सुनते ही सियारा का दिल जैसे रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। सियारा कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या हुआ माँ को? बोलो रीटा। रीटा की आंखों से आंसू और गिरने लगे। वह अपना चेहरा नीचे कर लेती है और बमुश्किल बोल पाती है। रीटा रोते हुए कहती है, वो नहीं रही। ये सुनते ही सियारा का शरीर सुन्न हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह एक कदम पीछे हटती है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। सियारा हकलाते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें आइडिया भी है? नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। सियारा हाथ से दीवार पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और वह लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। सियारा बिलखती हुई कहती है, माँ, माँ, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती आप। रीटा भी घुटनों के बल उसके पास बैठ गई और दोनों एक साथ रोने लगीं। सियारा के आंसू थम नहीं रहे थे। कमरे में सिर्फ उनकी सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। अगले ही पल शाम का समय हो गया और अंतिम संस्कार की विधि प्रारंभ की गई। हवा में उदासी, हवाओं की सरसराहट, पक्षियों की हल्की आवाजें, चिता जलने की धीमी लपटें साफ साफ दिख रही थीं। सियारा की आंखों के सामने उसकी माँ रिया मल्होत्रा की चिता जल रही है। लकड़ियों के बीच आग धधक रही है। चारों तरफ मातम का माहौल है। परिवार वाले सिर झुकाए बैठे हैं, पर सियारा एकटक जलती चिता को देख रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसे अपने माँ के साथ बिताए बचपन के पल याद आने लगे। छोटी सियारा अपनी माँ रिया की गोद में बैठी है। रिया उसे प्यार से बालों में कंघी कर रही है। सियारा खिलखिलाकर हंस रही है। रिया हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। सियारा मासूमियत से कहती है, माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? रिया हंसते हुए कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सियारा वर्तमान में वापस आती है और मन ही मन कहती है, माँ, आपने अपना वादा तोड़ दिया ना। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। चिता की आग तेज हो जाती है, जैसे रिया की आत्मा ने सियारा की बात सुन ली हो। सियारा अपनी मुट्ठी भींच लेती है। कुछ समय बाद सब लोग रिया के घर के हॉल में बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर घम छाया हुआ था। अभय संजीदगी से रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मां की मौत अस्थमा अटैक से हुई है। देव सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं, ये सिर्फ एक हादसा था। सियारा सिर झुकाए सोफे पे बैठे एकटक एक जगह देखे जा रही थी। तभी रूबी सख्त लहजे में सियारा को तंज कसते हुए कहती है, अब जो होना था हो गया। कंपनी भले ही तेरे नाम हो लड़की, पर ये हवेली, ये घर हमारा है। समीरा तेज आवाज में आंखें तरेरते हुए कहती हैं, सही कह रही है भाभी, सुन लड़की, इस घर में तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सियारा का सिर उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं। सियारा गुस्से से चीखते हुए कहती है, बस कर दो, चुप हो जाओ। मेरी माँ का दाह संस्कार अभी हुआ है, उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई और तुम्हें जायदाद की पड़ी है। इतना कह सियारा लंबी सांस लेती है। सियारा आंखों में आंसू और गुस्सा लिए अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, माँ की मौत एक हादसा नहीं थी, ये सोची समझी चाल थी और मैं जानती हूँ माँ को मारा गया है। वे सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूबी झुंझलाकर बोल पड़ती है, क्या बकवास कर रही है तू? सियारा आंखों में आग ले कहती है, बकवास नहीं है, माँ का पंप हमेशा उनके पास रहता था, तो अटैक के वक्त वो पंप कहाँ गया? और मैं
कल रात माँ को खुद पंप देकर आई थी। उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ गलत होने वाला है और मैं जानती हूँ कि ये काम इस घर में से किसी का है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। समीरा मुंह फेर लेती है। सियारा तेज आवाज में कहती है, मैं पता करके रहूंगी। जिस दिन सच सामने आया और अगर आप में से कोई भी निकला तो याद रखना, वो मुझसे बचेगा नहीं। सियारा गुस्से में वहां से निकल जाती है। आंसू रोकती हुई हवेली के गलियारे से बाहर निकल हवेली से बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। सियारा अकेले पैदल चले जा रही थी। वो कुछ रुक आसमान की ओर देखती है जहां तारे टिमटिमा रहे थे। वो आंखों में आंसू लिए कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मैं आपके बिना क्या करूंगी? किसके सहारे जीऊं मैं? आज नहीं तो कल ये लोग मुझे मार देंगे। इससे अच्छा आपके साथ मैं भी मर जाती। इतना कह सियारा जोर जोर से रोने लगी। तभी आसमान का एक सितारा टिमटिमाया और अगले ही पल एक काले मास्क पहने 2 आदमी ने पीछे से सियारा को पकड़ लिया। सियारा चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? झटके से खींचने की आवाज, कपड़े फटने जैसी आवाज आती है। दोनों गुंडे उसे एक गाड़ी में घसीट कर ले गए। तभी सियारा बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो वो जमीन पे पड़ी थी और उसके सामने एक कागज और पेन रखा था और उस कागज कलम के पास गुंडे बैठे थे। पहला गुंडा सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सियारा डरी हुई, कांपते हुए और नशे की हालत में कहती है, नहीं, मैं कुछ साइन नहीं करूंगी। दूसरा गुंडा हंसते हुए कहता है, बहुत जुबान चल रही है। इतना कह वो गुंडा उसे थप्पड़ मारता है। सियारा गिर जाती है। फिर वो गुंडा उसे बालों से उठा कहता है, चल तेरे लिए एक ऑफर, तू पेपर साइन कर, हम तुझे जाने देंगे। सियारा नशे की हालत में स्मर्क करते हुए कहती है, बेवकूफ नहीं हूं मैं, अगर मैंने साइन किया तो भी तुम मुझे मार दोगे। गुंडा कहता है, ठीक है, अब तेरी यही मर्जी है तो यही सही। इतना कह वो गुंडा सियारा को धक्का दे जमीन पे पटक देता है और बगल में पड़े रोड को उठाने के लिए जाता है। सियारा कमजोर होती आवाज में कहती है, माँ। गुंडा वार करने ही वाला था कि तभी किसी के कदमों की भारी आहट हुई। दोनों गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। कौन है वो आदमी? क्या वो इन गुंडों का लीडर है जो सियारा को मारना चाहता है, या है कोई मसीहा? वो गुंडे सियारा को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी हेलो बॉय, एक जोशीली आवाज हवा में गूंजी। गुंडा चौंक कर कहता है, अबे कौन है बे? सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था। वो लड़का लंबा चौड़ा गठीले शरीर वाला था। उसकी कद काठी इतनी दमदार थी कि सामने खड़े गुंडों के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई। उसकी चौड़ी छाती, सख्त जबड़ा और गहरी भूरी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। उसने काले रंग की फुल स्लीव टी शर्ट पहनी थी जो उसके उभरे हुए मसल्स को और निखार रही थी। ऊपर से हल्की जैकेट उसके स्टाइल में 4 चांद लगा रही थी। उसकी कलाई पर बंधा काला बैंड और उंगलियों में एक सिल्वर रिंग उसकी रफ एंड टफ पर्सनालिटी को पूरा कर रहे थे। उसके घने हल्के बिखरे बाल और हल्की दाढ़ी उसे एक बेपरवाह लेकिन रहस्यमय लुक दे रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चेतावनी छुपी हुई थी। वो बस वहां खड़ा ही नहीं था, उसके पूरे हाव भाव बता रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने दम पर इन गुंडों को धूल चटा सकता है। वो हैंडसम लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे, अपनी फिक्र करो पहले। गुंडे कुछ समझ पाते उससे पहले उसने हाथ घुमाया और रहस्यमयी शक्तियों से सबको हवा में उछाल दिया। वे दोनों गुंडे हवा में लहराते हुए कहते हैं, नीचे उतारो हमें। वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, उतार दूं? वे दोनों गुंडे घबराते हुए हामी भरते हैं। दोनों गुंडे जमीन पर औंधे मुंह गिर गए और दर्द से कराहने लगे। उस लड़के ने एक लंबी सांस ली और सियारा के नजदीक गया। सियारा की आंखें बंद थीं। वो लड़का सियारा के चेहरे से बाल को हटाता है और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ गई। उसने सियारा को अपनी बाजुओं में उठाया और वहां से निकल गया। पहला गुंडा दर्द में कराहते हुए कहता है, ये कौन था और ये सब कैसे किया उसने? दूसरा गुंडा दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे लगता है वो कोई जादूगर होगा। पहला गुंडा बोला, वो जो भी था, अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। दूसरा गुंडा हामी भरता है और वे दोनों जैसे तैसे उठ
उस लड़के और सियारा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लड़का सियारा को बाजुओं में लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास में गिले एक छोटा सा घर दिखा जो दिखने में बिल्कुल खंडहर था। सियारा सोशयन अब भी बेहोश थी। वो आदमी उसे लेकर एक पुराने कमरे में पहुंचा। उस खंडहर में घुप अंधेरा था जिसे कुछ भी देख पाना थोड़ा मुश्किल था। हैंडसम लड़के ने सियारा को जमीन पे लेटा दिया और अपनी आंखों को बंद कर कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ समय में उसका पूरा शरीर चमकने लगा। एक सुनहरे रंग की रोशनी की ऊर्जा उसके पूरे शरीर से बाहर आ रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि कमरे में अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसने सियारा के माथे पर हाथ रखा और मंत्र बुदबुदाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। लड़का ने भौहें चढ़ा ली और सियारा की ओर देख मन ही मन कहा, अब इन्हें होश आ जाएगा कुछ देर में। इतना कह वो दरवाजे के पास गया। वहां वही गुंडे खड़े थे जो हाथ में गन लिए उस खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। वो लड़के ने बिना वक्त जाया किए अपने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन इस बार उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थीं। वो अपनी हाथ की ओर आश्चर्यजनक तरीके से देख और मुंह बनाकर बोला, धत्त, ये भी गलत टाइम पे काम नहीं करता। इतना कह वो हाथ जोड़ ऊपर आसमान की ओर देख खुद से कहता है, भगवान, इस बार मेरी शक्तियां काम कर जाए प्लीज। उसने हाथ उठाया और अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी सियारा के करहाने की आवाज आई। वो पीछे पलटा तो देखा सियारा को होश आ गया था। सियारा अपने सर को पकड़ अपने जगह से उठ उस लड़के के पास गई और उसकी ओर देख गुस्से में कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? लड़का ने घबराकर इधर उधर देखा। उसने देखा कि गुंडे सियारा की आवाज से सचेत हो गए थे। लड़का बिना वक्त जाया किए सियारा को खींचकर अंदर ले गया और उसके पीठ को दीवार से चिपकाते हुए उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया। वो उसका मुंह बंद कर फुसफुसाते हुए बोला, तो आप 2 मिनट शांत रहोगी? सियारा गुस्से भरी आंखों से उस लड़के की ओर देखने लगी। लड़का फुसफुसाते हुए कहता है, देखो, मैंने किडनैप नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया है। सियारा कुछ नहीं कह रही थी, वो बस गुस्से में उस लड़के को घूरे जा रही थी। एक गुंडा चीखते हुए कहता है, अबे कौन है अंदर? दरवाजा खोल। वो लड़का दरवाजे की ओर देख रहा था। वहीं सियारा उस लड़के के हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश के बाद उस लड़के ने हाथ नहीं हटाया तो सियारा ने उसके पेट पे जोरदार लात मारी। लड़का कसकर चीखते हुए कहता है, आउच! लड़की, कितने जोर से मारा तुमने? सियारा चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल वो टूटने वाला हो। सियारा और उस लड़के की नजर दरवाजे की ओर गई। लड़के ने गुस्से में सियारा से कहा, तुम्हारे वजह से अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। सियारा भौहें चढ़ा कहती है, क्या मतलब? वो लड़का सियारा की बात को इग्नोर कर अपनी और सियारा की जान बचाने के लिए कुछ सोचने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं सूझा। तभी दरवाजा टूट गया और आखिरकार भगवान मुझे माफ करना बोलते हुए बिना कुछ कहे उसने सियारा की कमर में हाथ डालकर उससे अपनी ओर खींच लिया। सियारा को कुछ समझ में आता उससे पहले उसने सियारा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सियारा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। उप्स, पहली मुलाकात में ही किस। अब क्या रिएक्शन होगा सियारा का उसके इस फर्स्ट किस पे? और क्या वो हैंडसम लड़का और सियारा बच पाएंगे इन गुंडों से? कौन है ये हैंडसम लड़का और किसने भेजा था? इन गुंडों को कौन बना है सियारा के जान का दुश्मन? कमरे में चारों ओर घुप अंधेरा था। डर और बेचैनी के बीच सियारा की सांसें तेज हो रही थीं। तभी बिना किसी आहट के वह लड़का उसके बेहद करीब आ गया। उसके हाथों की पकड़ में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वह किसी भी हाल में सियारा को खुद से अलग नहीं करना चाहता हो। सियारा का दिल दहशत से कांप उठा और फिर एक झटके में उसने सियारा को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। सियारा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने अपने होंठ सियारा के होंठों पर रख दिए। वह पल जैसे ठहर गया हो। सियारा की आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। उसके शरीर ने पलटकर उसे धकेलने की कोशिश की, पर वो जितना छूटना चाहती उसकी पकड़ उतनी ही कसती चली गई।
सियारा के हाथ लड़के के सीने पर धकेलते रहे, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसें सियारा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं, गर्म, भारी और जिद्दी। अंधेरे और उस लड़के की पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम रही। तभी दरवाजा अचानक जोर से टूटा और 2 गुंडे अंदर घुसे। सियारा और वो लड़का उस स्थिति में थे जिसे देखकर गुंडों के चेहरे पर हैरानी और मजाकिया मुस्कान आ गई। अरे वाह, यहां तो किसी का छुप छुप कर रोमांस चल रहा है, एक गुंडा हंसते हुए बोला। दूसरा गुंडा सख्ती से बोला, चल बे, यहां से लगता है वो कहीं और भाग गए। दोनों गुंडे वहां से चले गए। उनके जाते ही लड़के ने अपनी पकड़ ढीली की। जैसे ही सियारा ने उस लड़के के पकड़ ढीली को महसूस किया, उसने गुस्से से उसे धक्का दिया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? सियारा चीखी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ने के लिए हाथ उठाया, पर इससे पहले कि उसका हाथ गिरता, लड़के ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया और झटके से उसके पीठ को दीवार से चिपका दिया और उसके करीब जाकर बोला, ओ मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपको किस करने का, वह तिक्त स्वर में बोला। सियारा की सांसें तेज थीं, आंखें गुस्से से भरी हुईं। लड़का आगे झुककर धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में बोला, अगर मैं ये नहीं करता तो वे गुंडे आपको उठा ले जाते। मैंने आपकी जान बचाई है, शुक्रिया कहने की बजाय आप मुझ पर चिल्ला रही हो। सियारा गुस्से में उबल रही थी। उसने झटके से अपनी टांग उठाई और उसकी पैर पर जोरदार लात मार दी। शुक्रिया माय फुट, आउच! लड़का दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। अरे मैडम, पागल हो क्या? सियारा ने गुस्से में कहा। ध्यान रहे आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी मत करना। वो लड़का अभी भी दर्द से कराह रहा था। सियारा ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया, तुम हो कौन और यहां तक कैसे पहुंचे? लड़के ने पैर सहलाना बंद कर दिया और मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय, मैं हूं आरुष। सियारा की भौहें तन गईं। आरुष? कौन आरुष? लड़का ठंडी सांस लेकर बोला, आपका बॉडीगार्ड। आज से आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सियारा व्यंग्य से हंस दी। ओह अच्छा, और तुम्हें हायर किसने किया? आरुष ने संजीदगी से जवाब दिया, आपकी माँ ने। सियारा के चेहरे पर हैरानी फैल गई। मेरी माँ? सियारा दुखी स्वर में कहती है, मेरी माँ तो? तभी आरुष कहता है, मैं सब जानता हूँ, शायद इसलिए उन्होंने मुझे आपके लिए हायर किया है। सियारा गहरी सोच में चली जाती है और मन ही मन कहती है, शायद उन्हें पहले से अंदाजा था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उन्होंने इसे मेरे लिए पहले ही हायर कर लिया है। सियारा को समझ नहीं आ रहा था इस पर क्या कहे। उसने आरुष की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। सियारा मुड़कर जाने लगी, तभी एक्सक्यूज मी, आरुष ने भौहें चढ़ा कहा। वह रुकी और मुड़कर देखा। आरुष अपने हाथ सीने पर बांधे उसे घूर रहा था। क्या? सियारा झुंझलाते हुए बोली। आरुष ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं क्या मंदिर का घंटा हूं? कोई हायर कर रहा है, कोई भगा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। सियारा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, जितना चाहो ले लेना और निकल जाना। आरुष ने ठहाका मारा। अच्छा, मतलब आपने मुझे भिखारी समझ लिया? सुनो मैडम, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, बस बात खत्म। सियारा ने गुस्से में आंखें घुमाई और चिढ़कर बोली, ओवरऑल तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? आरुष ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। सियारा ने भारी सांस ली और अपनी हथेलियां घुमाते हुए कहा, ठीक है फिर चलो मेरे घर। आरुष मुस्कुराया। अब आई नाख्ल। सियारा उसे घूरते हुए उस खंडहर से बाहर जाने लगे, तभी आरुष सियारा का हाथ पकड़ लेता है। अरे 1 मिनट। सियारा उसे घूरते हुए देखने लगी, तभी आरुष ने गलती का एहसास करते हुए सियारा का हाथ छोड़ दिया। उप्स, सॉरी, वो मैं कह रहा था, बाहर वो गुंडे अभी भी होंगे। सियारा रूड वॉइस में कहती है, तो तुम क्या चाहते हो, हम पूरी रात इस खंडहर में रहे? आरुष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सियारा ने अपनी आंखों को घुमाया। आरुष अपना हाथ सियारा की ओर बढ़ाता है। आप जरा मेरा हाथ पकड़ सकती हैं, सियारा ने गुस्से से कहा। क्यों? आरुष कहता है, बस एक बार प्लीज। सियारा लंबी सांस लेती है और आरुष का हाथ पकड़ लेती है। आरुष आंखें बंद कर आसमान की ओर देखता है और फिर से वही सुनहरी आभा चमकने लगी।
अगले ही पल सियारा और आरुष दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गए। सियारा ये देख हैरान थी। आरुष खुश होते हुए कहता, थैंक यू गॉड, इस बार मेरे पावर्स काम कर गए। वही सियारा इस अचानक के टेलीपोर्टेशन से हैरान थी। वो खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? फिर वो आरुष की ओर देखते हुए कहती हैं, सच बताओ, आखिर कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? सियारा के सवाल को सुन आरुष के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। वो सियारा के करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डाल देखने लगा। आखिर कौन है ये आरुष और कहाँ से आया है और उसकी अलौकिक शक्तियों का राज क्या है? क्या इम्पैक्ट होगा उसके आने से सियारा के लाइफ में? अचानक के टेलीपोर्टेशन से सियारा भौंचका हो गई और सियारा आरुष के आंखों में आंखें डाल कहती हैं, सच बताओ, तुम आखिर हो कौन और कहाँ से आए हो? आरुष ने स्mirk करते हुए कहा, अभी तो बताया, मेरी जान इतनी जल्दी भूल गई। आरुष नाम है मेरा और मैं कहाँ से आया हूँ? ये सोचते हुए आरुष सियारा से दूर जाता है और आसमान की ओर देख कहता है, हाँ याद आया, भगवान ने भेजा है मुझे। ये सुन सियारा भौहें सिकुड़ कहती है, क्या? आरुष कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ, जैसे सब आते हैं, जैसे आप आई हो। सियारा ने आंखें घुमाई और गुस्से में पैर पटकती हुई आगे जाने लगी। आरुष एक हल्की हंसी के साथ सियारा के पीछे पीछे जाता है। कुछ ही देर में सियारा का बंगला सामने था। चारों ओर ऊंची दीवारें और सिक्योरिटी कैमरे लगे थे, मगर आज सियारा को एहसास हुआ कि शायद ये सब भी उसकी सुरक्षा के लिए नाकाफी थे। गेट खुलते ही सियारा भीतर दाखिल हुई। आरुष भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अंदर दाखिल होते ही उसने मुड़कर कहा, अब तुम जा सकते हो, यहाँ कोई खतरा नहीं है। आरुष ने मासूमियत से कहा, कहाँ जाऊं मैं? सियारा आंखों को घुमा कहती है, तुम्हारे घर पे। और कहाँ? आरुष मासूमियत से कहता है, लेकिन मेरा घर बहुत दूर है और मैं यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए आया था, बहुत दूर से। आरुष ने हल्के मासूम भरे अंदाज में कहा, ठीक है, आप जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ बाहर फुटपाथ पे। सियारा ने आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए बोली, ओह गॉड, ठीक है, अंदर आओ। इतना कह सियारा अंदर जाने लगी। आरुष एक बड़ी मुस्कान के साथ उछलते हुए बंगले के अंदर दाखिल हो जाता है। सियारा का घर अंदर से बेहद खूबसूरत और बड़ा था। आरुष बंगले को चारों ओर देखकर कहता है, अरे बाप रे, सियारा जी, आपका घर तो बिल्कुल जन्नत जैसा है। सियारा बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है ना? ये सारा इंटीरियर मैंने और माँ ने बनवाया था। इतना कह सियारा कुछ देर इमोशनल हो गई। आरुष बंगले को निहारता हुआ कहता है, वो तो ठीक है, मैं कहाँ रहूंगा। तभी सियारा एक लंबी सांस लेती है और आरुष की ओर बिना मुड़े कहती है, चलो मेरे साथ। आरुष भी सियारा के पीछे पीछे जाता है। सियारा एक कमरे के पास रुकी आरुष उस कमरे को देख मुस्कुराते हुए कहता है, ओ भाई साहब, इतना सुंदर कमरा, हम दोनों यहाँ रहेंगे। सियारा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, हम दोनों यहाँ क्यों रहेंगे? यहाँ बस तुम रहोगे। आरुष ने मासूमियत से कहा, पर क्यों? देखो, दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। मान लो वो आपके कमरे में घुस गया तो? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा एंड दैट्स फाइनल। आरुष की ऐसे बातें सुन सियारा को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। वो लंबी सांस लेते हुए कहती है, देखो आरुष, हम एक कमरे में नहीं रह सकते। आरुष सोचता है, फिर कहता है, पर क्यों? आपको मेरे साथ रूम शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? सियारा अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है, हम एक कमरे में नहीं रह सकते क्योंकि। इतना कह सियारा चुप हो जाती है। आरुष सियारा की ओर देख कहता है, क्योंकि? सियारा गुस्से से तिलमिलाते हुए वहां से पैर पटकती हुई चली गई। आरुष मासूमियत से खुद से कहता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सियारा अपने कमरे में जाती है और झटके से दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद अंधेरी रात हो गई। हर जगह घुप अंधेरा दिख रहा था। आसमान में केवल तारे टिमटिमा रहे थे। सियारा अपने आलीशान बेडरूम में आराम से बिस्तर पे सो रही थी। वही आरुष अपने कमरे में खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहा था। उसने आसमान की ओर देख एक ठंडी आह भरी, आई होप सब कुछ प्लान के हिसाब से हो और मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो जल्दी पूरा हो जाए ताकि मैं अपने घर वापस जा पाऊं। आरुष ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे किसी के पैरों के चलने की आवाज आई। वो चौकन्ना हो गया और भौहें सिकुड़ बोला, इस वक्त कौन है? वो भी घर के अंदर। आरुष दबे पांव कमरे के बाहर आया
आया तो देखा एक आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ ऊपर आ रहा था। आरुष मन ही मन कहता है, ये कौन है और इस वक्त सियारा मेम के घर में क्या कर रहा है। आरुष उस लड़के का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो लड़का सीधे सियारा के कमरे में जा रहा था। आरुष मन ही मन कहता है, हो ना हो इसने ही सियारा मेम को किडनैप किया होगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आरुष ने अपने चेहरे पे सख्ती लाते हुए उसका पीछा किया। वो लड़का सियारा के कमरे के बाहर था। उसने सियारा के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, आरुष अपने आंखों को बंद कर अपने हथेली को घुमाने लगा और एक नीले रंग की रोशनी उसके हाथों से बाहर आई। आरुष ने जैसे ही अपने आंखों को खोला, उसकी आंखें सुनहरी थीं। उसने उस नीले रंग की रोशनी को सामने उस आदमी की ओर फेंका और एक जोरदार झटका उस लड़के के पैर के पास गया और वो दर्द से करहाते हुए जमीन पे गिर गया। कौन है वो लड़का? क्या ये वही है जो सियारा को मारना चाहता है? और क्यों मारना चाहता है ये सियारा को? और किस मकसद से आया है आरुष सियारा के जिंदगी में? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।